समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। शेखर से सवाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सबिका सैयद और हमारे साथ है द प्रिंट के एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता, जो आपके देश और दुनिया से जुड़े सवाल लेते हैं। शेखर, ईरान की जो मसले हैं वो चलते ही चले जा रहे हैं, अभी तक कोई क्लैरिटी अभी आई नहीं है। अब कल ही उनके जो सुप्रीम लीडर है उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया ये कहते हुए कि अपनी मिसाइल कैपेबिलिटीज़ को वो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और डिसग्रेसफुल डिफीट जो है वो अमेरिका को मिली है। इसी पे ब्लूटूथ का सवाल है कि जो नेबरिंग नेशंस हैं उनकी पोजीशंस क्या हैं, स्पेशली इराक की, क्योंकि उनके यहाँ सदर्न इराक में शिया पॉपुलेशन या आबादी काफ़ी है। तो इसी ईरान यूएस की जो वॉर चल रही है इसमें इराक जैसे देश का क्या पोजीशन है? देखिए, इराक जो इस समय है उसमें शिया पॉपुलेशन एक इलाके में ज़्यादा नहीं है, सारे इराक में ही शिया पॉपुलेशन ज़्यादा है। इराक में करीब 65% शिया हैं, सुन्नी काफ़ी कम है। ये तो इराक में पहले एक पैराडॉक्स था या जिसको बोलते हैं विडंबना थी कि क्योंकि डिक्टेटरशिप थी बाथ पार्टी की। बाथ पार्टी जो थी अरब देशों में, ये एक तरह से सेकुलर लेफ्टिस्ट पार्टी थी, सोशलिस्ट एंटी इंपीरियलिस्ट बोलते थे। अरब भाषा में इस्तेमार बोलते हैं इंपीरियलिज्म को। तो उनका एक स्लोगन होता था, या रुबा हिली हिली वली अल इस्तेमार यू वली। उसका कुछ मतलब मैं हो सकता है मैंने बिल्कुल अभी एकदम जो मुझे याद था वो बताया, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि सब अरब लोग आप एक साथ मिलके आओ और मिलके इंपीरियलिज्म को ख़त्म कर दो। तो ये एंटी इंपीरियलिस्ट फोर्सेस थी। तो इराक में, सीरिया में और इजिप्ट में, इन तीनों में बाथ पार्टी का राज था। ये इस्लामिक पार्टीज नहीं थी और वो इस्लाम के नाम पे, धर्म के नाम पे राज करती भी नहीं थी। वो काफ़ी हद तक सेकुलर थी, सोशलिस्ट थी और सोवियत इन्फ्लुएंस में थी। तो उसमें सद्दाम हुसैन नेता बन गए। सद्दाम हुसैन सुन्नी थे। और जो सद्दाम हुसैन की अपनी इलीट थी चारों तरफ, जो उनके जनरल्स थे, जो उनके नेता थे, जो भी उन्होंने मंत्री वगैरह बनाए थे, वो ज़्यादातर काफ़ी सुन्नी थे। और सुन्नी भी काफ़ी, वो एक टिकरीत एक जगह है इराक में, थोड़ा उत्तर में आप जाएं तो टिकरीत से काफ़ी लोग थे। तो इनको, जैसे हम राजीव गांधी की टाइम में दून स्कूल माफिया बोलते थे कि उनके दून स्कूल के दोस्त कई मंत्री थे या कई उनके की फिगर थे, तो इनको टिकरीती माफिया भी बोलते थे। तो ये डिक्टेटरशिप उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी वहाँ पे, बड़ी भयंकर डिक्टेटरशिप थी। मतलब बैठे बैठे कोई भी गुम जाता था। तो वो उन्होंने उस डिक्टेटरशिप से सारे देश को काबू में किया हुआ था। उसमें काफ़ी मॉडर्न भी बनाया था देश को, मिलिट्री स्ट्रेंथ पे बनाई, काफ़ी कुछ किया। तो उसमें जो सुन्नी माइनॉरिटी थी उसकी इलीट राज कर रही थी डिक्टेटरशिप में, और शिया बाहर थे। लेकिन जब अमेरिकन्स आए तो अमेरिकन्स ने कहा डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अब डेमोक्रेसी हुई तो वोट हुआ। अब जब वोट होता है तो बहुमत जीतता ही है। तो फिर सरकार आ गई शिया लोगों की, और उसके कई परिणाम और भी हुए, क्योंकि शिया लोगों की अब सरकार आ गई और जो पहले सुन्नी पावर में थे वो साइडलाइन हो गए। अब कौन इस बात को बर्दाश्त करता है कि कल मेरी पावर थी आज मैं साइडलाइन हो गया। और फिर उनका कुछ विक्टिमाइजेशन भी हुआ। तो वो सब लोग वहाँ से निकल गए, खास करके जो जनरल थे सद्दाम की सेना के जनरल, अपने टैंक वैंक सब लेके चले गए और उन्होंने आईसिस ज्वाइन कर लिया। नहीं तो आईसिस के पास इतने टैंक, इतने अटैक हेलीकॉप्टर्स, इतनी आर्टिलरी कहाँ से आ गई? वो इसीलिए आई कि सारी जो सुन्नी इलीट सद्दाम हुसैन की थी वो वहाँ चली गई और उन्होंने जाके मोसुल पे कब्जा कर लिया और मोसुल में अपनी कैपिटल बना ली। अब मोसुल इतना बड़ा शहर है और मोसुल के अंदर अगर आप देखें तो उसके आसपास तेल के कुएं भी काफ़ी हैं। तो आईसिस के पास ऑयल भी हो गया। तो आईसिस एक तरह की स्टेट बन गई
और वो इसीलिए हुई कि पहले सुन्नी माइनॉरिटी रूल कर रही थी, अब इलेक्शन के बाद शिया मेजॉरिटी रूल करना शुरू हो गई और सुन्नी बाहर हो गए, तो उन्होंने जाके वहाँ पे ढूंढ लिया। तो ये इस सारी उस देश की वो ट्रेजेडी है। तो ये कहना कि कुछ एरिया में वहाँ शिया ज़्यादा है, वो ठीक नहीं है। इस समय जो इराक की सरकार है वो काफ़ी ईरान के इन्फ्लुएंस में रहती है और वो काफ़ी बातें जो वो कहते हैं मानती है। ईरान के कई मिलिशियाज भी हैं जो इराकी लोगों के ही हैं, लेकिन वो इराक से ऑपरेट करते हैं। और पहले जबकि असाद को ईरान मदद कर रहा था सीरिया में, तो असाद के पास जाने का रास्ता भी इराक से था, कॉरिडोर जो था वो इराक से जाते थे सीरिया में जी। अब क्योंकि सीरिया में असाद चले गए तो वो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ईरान को। तो इराक जो है ये बहुत ईरान के इन्फ्लुएंस में है। उसके बावजूद वहाँ पे अमेरिका की बेस है, उसकी एयर स्पेस को अमेरिका कंट्रोल करती है। तो ये बहुत मिक्सड अप चीज़ है। और जो उत्तर है इराक का, उसमें और समस्याएं हैं। जो उत्तर है वहाँ कर्डिश लोग रहते हैं। कर्डिश लोगों का पहले सद्दाम से भी लड़ाई थी। सद्दाम ने उनके खिलाफ पॉइजन गैस और नर्व गैस भी यूज़ करी और मस्टर्ड गैस भी यूज़ करी। अब कर्ड्स जो हैं उनमें से कर्ड्स सबसे बड़ी दुनिया में एक एथनिसिटी है जिसका अपना देश नहीं है। करीब 4 करोड़ लोग हैं। तो उनमें से काफ़ी इराक में है, काफ़ी ईरान में है, टर्की में है, सीरिया में है। सब मिलते जुलते इलाकों में से हैं लेकिन डिवाइडेड हैं। तो वो चाहते हैं हमारा एक देश बने, लेकिन उस चक्कर में सारे देश कर्ड्स के पीछे पड़े रहते हैं उनको मारने के लिए। तो उन देशों में आपस में चाहे बिल्कुल जिसको हम कहते हैं ईंट और कुत्ते का बैर हो, है ना, आपस में इतना बैर है। लेकिन जब कर्ड्स आते हैं तो उसके ऊपर सभी यूनाइट कर जाते हैं। तो मैंने आपको थोड़ी सी लंबी बात इसलिए बताई कि ये इतना सिंपल नहीं है इसको शिया सुन्नी समझना और ये एरिया या वो एरिया। कुछ कंट्रीज की प्रॉब्लम है, जैसे सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया का एक हिस्सा है जहाँ पे शिया पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो सऊदीज़ को चिंता रहती है कि यहाँ पे ईरान का इन्फ्लुएंस होगा, हम कैसे संभालेंगे। इराक में वो समस्या नहीं है। इराक इस समय काफ़ी हद तक ईरान के इन्फ्लुएंस में ही रहता है। अब शेखर, अगला सवाल अनुभव सक्सेना का है। वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक कॉम्प्लिकेटेड से रिस्पॉन्स को रेफरेंस कर रहे हैं। उन्होंने ये पूछा कि इंडिया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के रिपीटेड इंसल्ट्स के सामने स्टैंड क्यों नहीं ले रहा। वो एक दिन कुछ बोलते हैं और अगले दिन कहते हैं कि इंडिया एक वंडरफुल कंट्री है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा इंडिया के पीछे क्यों पड़ा रहता है और पाकिस्तान की गलतियाँ क्यों नहीं देखता। देखिए, पहली बात तो ये कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन किसके पीछे नहीं पड़ा हुआ है। अब उन्होंने कोई किसी का आर्टिकल शेयर कर दिया, उन्होंने नहीं लिखा, किसी का आर्टिकल था शेयर कर दिया। वो आर्टिकल किस बारे में था? इमिग्रेशन के बारे में था। क्योंकि जो मेगा पॉलिटिक्स है वो एंटी इमिग्रेशन है। तो उन्होंने वो इमिग्रेशन के खिलाफ, उसने लिखा हुआ था हेल होल्स लाइक इंडिया एंड चाइना। अब ट्रंप ने नहीं कहा कि इंडिया हेल होल है, किसी के आर्टिकल में लिखा तो आर्टिकल शेयर कर दिया। मुझे लगता भी नहीं पढ़ा होगा ट्रंप ने कि ये मेगा का आदमी है, एंटी इमिग्रेशन है, एंटी इमिग्रेशन केस है, अमेरिका में इन्वेजन हो रहा है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, तो उसमें लिख दिया। अब यहाँ पे अब देखिए सबको आग लग गई कि उसने हमें हेल होल बोल दिया। बल्कि जो लोग मोदी सरकार के क्रिटिक हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखो हेल होल है, देखो यहाँ पे कोई इंसान मोटरसाइकिल उसकी गिर गई, गड्ढे में मर गया, हेल होल है। तो हर चीज़ में हेल होल कर लिया। चाइना को भी लिखा है। चाइना तो सेकंड सुपर पावर है दुनिया की। चाइना तो इंडिया से 5 गुनी बड़ी इकोनॉमी है। चाइना में तो किसी ने नहीं कहा हमको हेल होल किया। तो जो देश अपने आप को बड़ा समझता है ना, वो छोटी मोटी चीज़ों की परवाह नहीं करता है। ये इंसल्ट वगैरह जो बातचीत है, ये थर्ड वर्ल्ड माइंडसेट है या ये फ्यूडल माइंडसेट है। तो हमें थर्ड वर्ल्ड माइंडसेट से भी निकलना चाहिए और फ्यूडल माइंडसेट से भी निकलना चाहिए। अगर इंसल्ट ही आप देखें, जितनी इंसल्ट ट्रंप यूरोप की करते हैं, यूरोप के नेताओं की करते हैं, ब्रिटेन की करते हैं। उन्होंने कहा एक बार यूरोप में जाके कहा कि अगर हम नहीं होते, अगर अमेरिकन नहीं आए होते तो आप सब लोग जर्मन बोल रहे होते। उसका मतलब क्या है कि हिटलर का राज हो गया होता। तो अब किंग चार्ल्स गए, उन्होंने क्या कहा? किंग चार्ल्स ने कहा कि आपने कहा कि अगर आप नहीं होते तो हम सब जर्मन बोल रहे होते। एक ये भी सच्चाई है कि अगर हम नहीं होते ब्रिटेन वाले तो आप सब फ्रेंच बोल रहे होते। क्योंकि वो अमेरिका की हिस्ट्री है कि वहाँ पे फ्रेंच के खिलाफ लड़ाई हुई थी, क्योंकि फ्रेंच कॉलोनाइजेशन की कोशिश हुई थी, तो ब्रिटिश हेल्प आई थी।
तो ये सब बातें हैं जो ट्रम्प बोलते रहते हैं। सब दुनिया को अब समझ आ गई है कि ट्रम्प की इतनी चिंता नहीं करनी, वो बोलते हैं। उन्होंने क्या बोला मोहम्मद बिन सलमान के बारे में? उन्होंने कहा ही वांट्स टू किस माय एस। फिर अब उन्होंने टिम कुक के बारे में क्या बोला, जो एप्पल के, जब टिम कुक ने कहा मैं रिटायर हो रहा हूँ, कहता टिम कुक की बड़ी प्रॉब्लम थी, देन ही केम टू किस माय एस एंड ही किस माय एस, आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो अब उसको हर चीज़ में अगर हर आदमी इंसल्ट लेके आगे चलने लगे तो फिर दुनिया में इस दुनिया में आपको चुप्पी साध के हर चीज़ को इग्नोर करना है और जो चीज़ सब्सटेंटिव है उसको देखना है। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान को वो क्यों नहीं करते हैं? कई बार वो पाकिस्तान की तारीफ इसलिए भी करते हैं कि वो आपको छेड़ना चाहते हैं। आपको छेड़ना नहीं चाहिए। और सच बात है कि मोदी सरकार इसमें अक्लमंदी कर रही है ना छेड़ के, क्योंकि भारत का मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है। और हम सबको भी पब्लिक ओपिनियन में पाकिस्तान को एक तरफ रहने देना चाहिए। अगर पाकिस्तान अपने देश में खुश है, अपनी विक्ट्री रोज सेलिब्रेट करता है, आज हमारी डिप्लोमेटिक विक्ट्री, आज हमारी स्पिरिचुअल विक्ट्री, आज हमारी मिलिट्री विक्ट्री, अब करता रहे। अब उनकी बदकिस्मती है कि क्रिकेट हॉकी टाइप तो विक्ट्री वो सेलिब्रेट कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो साफ होता है ना कौन जीता कौन हारा। लेकिन जो उन्होंने अपना कुछ इमेजिनरी विक्ट्री सेलिब्रेट करनी है उनको आप करने दीजिए। हमको अपना काम करना चाहिए, अपने देश पे, अपने समाज पे, अपनी इकोनॉमी पे, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ पे, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारी पब्लिक हेल्थ का, हमारे एजुकेशन का, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना चाहिए। हमारा देश जब बढ़ेगा आगे तो ये सब चीज़ें और सेकेंडरी होती जाएंगी। और जैसे हमारा देश बढ़ रहा है हमें इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ट्रम्प तो रोज़ अटेंशन, ट्रम्प एक बच्चे की तरह से है जिनको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे करना है जिससे कि अटेंशन ड्रॉ कर पाए। अब देखिए कि यूरोप के बारे में इतना बोला, किसी यूरोप के देश ने रिएक्ट किया कि आप हमको इंसल्ट कर रहे हैं? ये इंसल्ट बहुत फ्यूडल और बहुत पुरानी एक चीज़ है। जी। अब शेखर, हम यही बात कर रहे हैं कि भारत को ग्लोबल ट्रिगर्स जो हैं उन पे कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब इस पे अंकित अशवा ने सवाल पूछा है। वो पूछ रहे हैं कि ईरान वॉर ने इंडिया की 3 सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटीज़ को एक साथ एक्सपोज कर दिया। एनर्जी डिपेंडेंस, डिप्लोमेटिक ओवरस्ट्रेच और एक ऐसी इकोनॉमी जिसे हर साल 12 मिलियन यंग लोगों को एब्जॉर्ब करना चाहिए, लेकिन वो एलपीजी प्राइस शॉक्स एब्जॉर्ब कर रही है। 2029 पास आ रहा है। क्या मोदी के पास इन तीनों को ठीक करने के लिए 3 साल हैं? और अगर नहीं कर पाए तो क्या अगला इलेक्शन फिर टेम्पल पॉलिटिक्स पर जीता जाएगा, क्योंकि जॉब्स का जवाब रेडी नहीं है? देखिए, आपने 3 वीकनेसेस बताई, ये बड़ी अक्लमंदी की बात आपने करी। आपने मुझे कुछ आइडिया भी दिया, शायद कोई नेशनल इंटरेस्ट में लिखूँ आज शाम को तो ऐसा कुछ लिखूँ, ये एक ऑप्शन है, आज नहीं तो कल कभी। लेकिन आपने बड़ा एनालिटिकल पॉइंट किया। उसमें एक मैं चौथी चीज़ और ऐड करूँगा। एक चौथी वल्नरेबिलिटी है, वो रेमिटेंसेस की है। भारत के पास जो करीब 120-122 मिलियन, 128 मिलियन या शायद 138 मिलियन रेमिटेंसेस आते हैं, उससे भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज बैलेंस है वो कुछ कंट्रोल में रहता है। नहीं तो वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा, क्योंकि भारत का बहुत नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है, खास करके एनर्जी की वजह से, ऑयल की वजह से। और ये जो रेमिटेंसेस आते हैं इनमें से करीब 40% गल्फ से आते हैं। तो अगर गल्फ में ऐसे ही होता रहा तो वहाँ की इकोनॉमी बढ़नी कम हो जाएगी, और अगर लोग वापस आने शुरू हो गए तो ये रेमिटेंस के ऊपर भी खतरा आएगा। तो ये सारी बातें सोचने की, भारत की काफ़ी वल्नरेबिलिटीज़ हैं। अब चाहेंगे तो हम भी यही कि भारत सरकार इन सब पे फोकस करे और कुछ हद तक करेगी भी, और बाकी चीज़ें भूल जाए। लेकिन ये भी सच्चाई है हमारे देश की कि चुनाव जब होगा, जो आज हमारी पॉलिटिक्स है, 2029 का हो या 2027 का अगले साल यूपी में हो, उसके बाद गुजरात में होगा, कर्नाटका में होगा, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में होंगे। इसमें काफ़ी मंदिर हिंदू मुस्लिम अभी चलता रहेगा, एक फॉर्मूला बन गया है। तो क्योंकि किसी को इतनी पेशेंस नहीं है कि मैं बहुत इकोनॉमी आगे ले जाके जिसमें सब लोग खुशहाल हो जाएं, किसी को इतनी पेशेंस नहीं है। हर कोई आइडेंटिटी के ऊपर और उसके अलावा इमोशनल इश्यूज के ऊपर चुनाव जीतना चाहता है, क्योंकि सोचता है वो आसान है।
अब शेखर संचित सुमन इंडियन आर्म फोर्सेस पे एक सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस में थिएटराइजेशन हो रही है और रॉकेट फोर्स बनाने की बात हो रही है। इस पर काफ़ी डिबेट भी चल रही है। क्या आप ब्रीफली बता सकते हैं कि थिएटर कमांड्स का पर्पस क्या है जब आर्म फोर्सेस डिजास्टर रिलीफ से लेकर काउंटर इंसर्जेंसी, इंटेलिजेंस और वॉर फाइटिंग जैसे अलग अलग ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहते हैं? देखिए, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, और ये एक बात जो एडमिरल अरुण प्रकाश हैं, हमारे पहले नेवी के चीफ थे और फाइटर पायलट हैं, नेवी के फाइटर पायलट थे, लेकिन वो सेकंडमेंट में थे 1971 वॉर में एयरफोर्स के साथ। तो एयरफोर्स के साथ उन्होंने ऑपरेशंस कैरी आउट किए थे, वीर चक्र भी मिला था। और उन्होंने ही एक रावलपिंडी या इस्लामाबाद कह लीजिए, या जो कि चकलाला एयरबेस है, जिसको अब नूर खान एयरबेस भी कहते हैं, वहाँ पे बॉम्बिंग रन पे गए थे दिन में अपने हंटर के अंदर, और एक दो जहाज उन्होंने वहाँ पे डिस्ट्रॉय किए थे। उनमें एक ट्रांसपोर्ट प्लेन था जो चक येगर का था। चक येगर दुनिया में बहुत मशहूर हैं, लगता है कि अभी वो जीवित हैं, क्योंकि अगर उनके बारे में मैं कुछ बोल देता हूँ तो उनसे मुझे एकदम जवाब आता है, और उनको छेड़ना हो तो उनके जहाज़ के बारे में कहना होता है। तो हो सकता है कि उनकी पत्नी या कोई और उनका हैंडल चला रहा हो, या शायद खुद भी चला रहे हो, मुझे पता नहीं। तो चक येगर दुनिया में इसलिए मशहूर हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार साउंड बैरियर तोड़ा था जी। जो सुपरसोनिक फ्लाइट उन्होंने पहली बार की थी। 71 वॉर में वो पाकिस्तान एयरफोर्स के एडवाइज़र थे, अमेरिका की तरफ से भारत के खिलाफ लड़ने के लिए। तो उनका इतना ज़्यादा उनको पैम्पर किया था पाकिस्तान एयरफोर्स ने, जैसे कि वो अंग्रेज़ों को करते हैं। तो जैसे ट्रम्प कहते हैं, उन्होंने वो एक्सप्रेशन इतना कॉमन कर दिया है कि मेरी भी हिम्मत है, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, कि जो उन पाकिस्तान को अंग्रेज़ के साथ, गोरे आदमी के साथ, अरब के साथ भी किसिंग ऑफ एस आता है। तो उन्होंने चक येगर को रोज़ उनको वाइल्ड बोर हंटिंग ले जाते थे, उसको उनके एयर चीफ पेशावर के आगे फ्रंटियर के एरिया में, रोज़ उनको दारू शारू पार्टीज, और उनको एक जहाज़ भी दिया हुआ था अपना प्लेन उड़ने के लिए कि आप जहाँ जाना चाहिए। तो एडमिरल अरुण प्रकाश गए तो वो प्लेन खड़ा था, उनको क्या पता किसका प्लेन था, तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वो एक कहानी बन गई, एक फोकलोर बन गई। जब मैं इसको मेंशन कर देता हूँ तो वहाँ से फटाफट चक येगर का जवाब आता है कि लेकिन हमने इंडिया के इतने तोड़ दिए वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये मैंने बाय द वे आपको कहानी बता रहा हूँ क्योंकि मौका मिल गया। लेकिन तो अरुण प्रकाश का ये कहना था कि जब डोकलाम में क्राइसिस हुआ, जब डोकलाम में समस्या आई 2017 में, अगर मान लीजिए वहाँ लड़ाई हो जाती तो उन्होंने कहा कि भारत की सेनाओं की 19 कमांड इन्वॉल्व होती है, और वो अलग अलग जगह है, तो उनमें आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, तो मुश्किल हो जाती है। फिर क्या होता है, एयरफोर्स अपनी लड़ाई लड़ती है, आर्मी अपनी लड़ाई लड़ती है, फिर आर्मी कहती है मेरे को मदद के लिए किसी को भेजो, एयरफोर्स कहती है अरे मेरे बेस के ऊपर कुछ हो गया, यहाँ आर्मी को भेजो। मैं आपको बड़ा सिंपलिस्टिक तरीके से एग्जांपल दे रहा हूँ। नेवी अपना अलग घूमती रहती है। हमारा इतने अमीर हम नहीं है कि हमारे इतने रिसोर्सेज हों कि सबके अपने अपने हों, कई रिसोर्सेज शेयर करने पड़ते हैं। अब आप देखिए नेवी के P8Is हैं जो उनके सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट हैं, सर्वेलेंस ISR बोलते हैं, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस। वो आजकल के एक तरह के होली ग्रेल है आजकल के वॉरफेयर में, कि उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो कितने लद्दाख के ऊपर घूम रहे हैं, उसका काम तो समुद्र के ऊपर घूमना है, क्योंकि आपके पास आर्मी और एयरफोर्स के पास ऐसे जहाज नहीं है। तो हमारे शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं, तो उसके अंदर फिर आपस में कुछ कोऑर्डिनेशन, तो मैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो चाइना ने जो किया है, और वो अमेरिका ने भी किया हुआ है, ये थिएटर कमांड्स हैं। जैसे कि अमेरिका में एक सेंटकॉम है, सेंट्रल कमांड सारा एशिया देखती है पाकिस्तान तक। पाकिस्तान से आगे का जो एरिया है उसको पहले बोलते थे सिंकपैक पैसिफिक कमांड, अब उसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक कमांड, इंडो पैक कमांड। वो हवाई में है, और जो सेंटकॉम है वो टैंपा फ्लोरिडा में है। तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी चीफ अलग हैं, वो अपना फोर्सेस चलाते हैं, लेकिन ऑपरेशनली ये 3 कमांड्स हैं। उसका जो कमांडर होता है उसके नीचे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मरीन्स सब कुछ उसके अंडर होते हैं। चाइना ने ऐसे बनाया है, तो जैसे चाइना का वेस्टर्न थिएटर कमांड है, तो जो चाइना का वेस्टर्न थिएटर कमांड है उसमें सारा तिब्बत का, भारत का एरिया आता है, चाहे वो अरुणाचल का हो, चाहे वो लद्दाख का हो, चाहे वो सिक्किम का हो।
तो उसके जितने रिसोर्सेज हैं वहाँ पे, एयरफोर्स के, आर्मी के, और अगर वो आगे बढ़ गई बात तो नेवी के भी, वो वेस्टर्न थिएटर कमांड जो उनकी है वो देखती है। एक कमांड हेडक्वार्टर है, एक कमांडर है। ओके। तो भारत में भी यही आइडिया है कि हम ऐसे कमांड अलग से थिएटर कमांड्स बनाए। तो हमारे थिएटर्स क्या हैं? एक थिएटर हमारा उत्तर का है, नॉर्थ का। जो नॉर्थ है उसके अंदर मान लीजिए कि कश्मीर का, पाकिस्तान का एरिया, चाइना का सारा एरिया आता है। फिर आप देखिए वेस्टर्न में सारा पाकिस्तान बिल्कुल नीचे गुजरात तक होता है। तो इनके अलग अलग कमांडर्स हो और एक हमारी आइलैंड कमांड हो। तो आइलैंड कमांड हमारी ऑलरेडी ट्राई सर्विस कमांड है जो अंडमान में है, और वहाँ बाई टर्न होता है। एक बार कमांडर आर्मी का, एक बार नेवी का, एक बार एयरफोर्स का, क्योंकि वहाँ तीनों की कंटिजेंट्स हैं। और वो हमारा बढ़ेगी प्रेजेंस वहाँ पे, खास करके अब जब ग्रेटर निकोबार में बेस जो है बड़ी बन जाएगी और वहाँ पे एक सिटी बनेगी, कमर्शियल टाउन बनेगा। तो ये सब सोच के एक ये समझ है कि इन रिसोर्सेज को हमें अब इंटीग्रेट करना चाहिए, क्योंकि सब जगह फैले नहीं। जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग कॉलेज के हों या सेंटर्स के हों, वो एक साथ ट्रेन कर सकते हैं। ऐसे ही हेलीकॉप्टर्स हैं, मैं आपको एग्जांपल लूँगा, जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं, तो वो आर्मी को भी चलाने हैं, एयरफोर्स को चलाने हैं। तो अब थोड़े से आए आपके पास, मेरे ख्याल 26 या कुछ ऐसे आए, 18 एयरफोर्स के पास है, 8 आर्मी ने ले लिए कि हमें भी चाहिए। अब 8 लेके अब कहाँ जाएंगे? अगर वो 26 एक साथ होती है, उनकी ट्रेनिंग एक साथ होती, उनके सब रिसोर्सेज एक साथ होते, उनकी मेंटेनेंस एक साथ होती, उनकी डॉक्ट्रिन डेवलपमेंट एक साथ होती, और डिप्लॉयमेंट का भी एक जगह पे उनका फैसला किया जाता कि किसको कहाँ डिप्लॉय करना है। तो ये सब चीज़ों के लिए, डुप्लीकेशन कम करने के लिए, और दूसरी बात फटाफट फैसले लेने के लिए थिएटर कमांड का एक आर्ग्यूमेंट है। और इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट हैं। सबसे बड़ा काउंटर आर्ग्यूमेंट इसके अंदर आता है, वो एयरफोर्स से आता है। एयरफोर्स से आता है कि हमारे पास तो इस टाइम बचे भी 30 क्वार्टर में नहीं बचे, हमारे 42 तो हमारी मिनिमम स्ट्रेंथ है, 30 के करीब हम आ गए हैं, उनमें भी 2-3 हमारे ऑब्सोलीट हैं। इसको आप डिवाइड कर देंगे थिएटर्स में, तो हम कैसे, हमारे पास तो कुछ यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा, यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा। हमारी तो ऐसी स्थिति है कि जहाँ भी एक्शन हो हमें सारे रिसोर्सेज वहीं लाने पड़ते हैं। तो आप पहले हमारे 42 क्वार्टर तक तो लेके जाए ना, उसके बाद बात करेंगे डिवाइड करने की। नेवी को इतनी चिंता नहीं है, क्योंकि सदर्न थिएटर कमांड जो बनेगी उसमें नेवी का चीफ होगा, क्योंकि वो तो सदर्न थिएटर कमांड तो ज़्यादातर पेनिनसुलर इंडिया के बाहर तो सब समुद्र का ही एरिया है। तो ये सारी बातें अभी चल रही हैं, डिबेट चल रही है भारत के अंदर। ऐसी बातें, इसको नेल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर किसी का एक एंगल होता है, और हर कोई ये कहता है कि अगर आपने ये किया तो देखिए फिर ये हो जाएगा, फिर हमें मत बताइएगा। तो ये अभी ऑनगोइंग डिबेट है। 12 साल हो गए मोदी सरकार को, वो कमिटेड है थिएटर कमांड को, लेकिन अभी तक उसको कर नहीं पाए हैं। शेखर, अब आगे के जो सवाल है वो वापस हमें भारत की तरफ ले आते हैं और हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। नरेंद्र आर्य का पहला सवाल वेस्ट बंगाल पे है। वो कह रहे हैं कि पोलिंग ख़त्म हो चुकी है, रिजल्ट मई 4 को आने वाले हैं, माने मंडे। वो कह रहे हैं कि अगर आपको, काफ़ी भारी सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि अगर आपको ममता बनर्जी के अब तक के टेन्योर पर एक वाइट पेपर पर लिखना हो तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कोई बंगाल को इतना ध्यान से स्टडी नहीं किया है, लेकिन वाइट पेपर अगर लिखना हो, मैं आपको कुछ हेडलाइन पॉइंट्स बताता हूँ। ये बात ज़रूर है कि बंगाल में इंडस्ट्री नई नहीं आई है, कुछ इंडस्ट्री चली भी गई है पहले की, नई नहीं आई है। बहुत प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे जो अधूरे पड़े हुए हैं। कल हमने ये तक लेटर भी किया था, आप शेयर कर लेना, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, तो वो उस 538 किलोमीटर, उसमें से आखिरी 163 किलोमीटर बंगाल में था, आखिरी 200-250 किलोमीटर वो नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने लैंड एक्वायरी नहीं करी, सेंटर की मदद नहीं करी। तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि काफ़ी इंडिकेटर्स में बंगाल इतनी बुरी हालत में नहीं है जितना सोचा जाता है। उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखें तो अच्छा है बहुत राज्यों से। वहाँ मैन्युफैक्चरिंग देखें तो बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं है, लेकिन लोअर लेवल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी है। और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट जो है वो, अब ये सरकार का ही डेटा है, वो काफ़ी अच्छा है। तो एग्रीकल्चर भी वहाँ ग्रोथ है, हालांकि छोटे प्लॉट्स हैं, लेकिन फिर उसमें भी ग्रोथ है। लेकिन ये भी है कि अगर आप देखें उनके सोशल इंडिकेटर्स, तो बांग्लादेश के सोशल इंडिकेटर से काफ़ी पीछे हैं। तो ये सारी बातें हैं कि जब बैलेंस शीट होती है तो डेबिट साइड भी होती है, क्रेडिट साइड भी होती है।
सॉरी, बाकी अब वोटर फैसला करेंगे कि उनको क्या पसंद है। एक क्रेडिट साइड पे ये भी है कि बंगाल में कम्युनल पीस रही है जी बहुत समय से, जब से एक बड़ी बात ये भी है कि बंगाल में कम्युनल पीस रही है, अभी भी रही है, उसके पहले लेफ्ट थी, तब भी वहाँ पे बाय एंड लार्ज कम्युनल पीस रही है। जी शेखर, अब अगला सवाल मनीष का है। वो पूछ रहे हैं कि बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट, वो पूछ रहे हैं कि बंगाल इलेक्शन रिजल्ट्स का योगी वर्सेस शाह का जो सक्सेशन है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, सक्सेशन की बात तो तब आएगी ना जब मोदी जी के बाद का कोई सोचना शुरू करेगा। अभी तो कोई सोचना शुरू ही नहीं कर रहा है, जी कर सकता भी नहीं है। जो करेगा तो उसकी मुसीबत हो जाएगी। तो अभी कंपटीशन चल रहा है, एक तरह से बीजेपी की अपनी प्राइमरीज चल रही हैं, तो उसमें अमित शाह भी हैं, योगी भी हैं, उसके बाद काफी हद तक देवेंद्र फडणवीस हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा भी है। हालांकि हिमंता बिस्वा शर्मा आरएसएस के नहीं है। अब कई बार देखेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा के जो वक्तव्य होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होते हैं, बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग होते हैं। अभी भी उन्होंने बांग्लादेशियों के ऊपर जी। कुछ बोल दिया तो बांग्लादेश सरकार उसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रही है। वो क्यों इतना बोलते हैं? वो इसीलिए बोलते हैं कि बार बार उन्हें याद कराना होता है कि मैं भी आपके साथ हूँ, क्योंकि वो आरएसएस से नहीं आए हैं और उनको पता है कि कल को अगर नेतृत्व का मौका आएगा, लोग बोलेंगे अब बाकी तो ठीक है लेकिन ये आरएसएस का नहीं है, ये तो कांग्रेस से आया हुआ है। तो उनको आरएसएस से भी ज्यादा हिंदुत्व साउंड करना है अभी। जी तो ये कुछ कंपटीशन बीजेपी में चल रहा है। जरूर बंगाल में अगर बीजेपी जीतती है तो ये अमित शाह की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि वो काफी समय से कंसंट्रेट करके बंगाल में, जैसे कि उनका सिंगल पर्पस एक हो लाइफ में, जी तो वो लगे हुए हैं। तो होगा तो उनको जरूर उनको ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसको हम कहते हैं, उनको उनके क्रेडिट के खाते में जाएगा। लेकिन कंपटीशन बीजेपी के अंदर बहुत इंटेंस है और बहुत जगह से जी है। जी शेखर, अब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पे गौतम सिंह ने सवाल भेजा है। इस पे आप एक सीटीसी भी कर चुके हैं, हम लिंक कर देंगे। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर वीडियो के बाद फिर से इस प्रोजेक्ट की यूटिलिटी पर डिस्कशन शुरू हो गए हैं। नेवल बेस का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझ आता है क्योंकि मलाक्का स्ट्रेट के पास है, लेकिन ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, रिजॉर्ट्स वगैरह काफ़ी अननेसेसरी लगते हैं एनवायरमेंटल कॉस्ट को देखते हुए। ट्राइबल कम्युनिटीज़ पर भी इसका इम्पैक्ट होगा, जिनके रिहैबिलिटेशन में गवर्नमेंट हिस्टोरिकली फेल करती रही है। और जब हमने विजिंजम जैसी एक एग्जिस्टिंग ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का पोटेंशियल भी पूरी तरह से यूज़ नहीं किया है, तो क्या ये प्रोजेक्ट एक वाइट एलिफेंट बन सकता है? देखिए, आपने कई सवाल पूछे। पहली बात तो ये कि अगर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखें तो ये बड़ी लिमिटेड बात है ये कहना कि हम इसको यूज़ करके मलाक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकते हैं। एक तो बात है कि मलाक्का स्ट्रेट को ब्लॉक करने से सिर्फ चीन को फर्क नहीं पड़ता, सारे ईस्ट एशिया को फर्क पड़ता है। तो क्या हम जापान को ब्लॉक करना चाहते हैं? क्या हम कोरिया को ब्लॉक करना चाहते हैं? क्या हम इंडोनेशिया भी, क्योंकि अगर इस तरफ से करेंगे तो वो नहीं है। लेकिन आप भारत का नक्शा देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, आपको ईस्ट कोस्ट का नक्शा देखिए। भारत का जो ईस्ट कोस्ट है वो फुल्ली एक्सपोज्ड है। जी दूसरी तरफ आप जाएंगे तो बर्मा कुछ हद तक, जो कि अनस्टेबल है, फिर थाईलैंड है काफ़ी, और जो थाईलैंड की टेरिटरी है वो काफ़ी बहुत नैरो है, पतली है। अगर वहाँ से कोई आता है तो आपका सारा ईस्ट कोस्ट फुल्ली एक्सपोज्ड है टू एनी नेवल फोर्स। उसके अंदर आप देखें, बर्मा का एक आइलैंड है, बर्मा के नीचे आप आएंगे, नीचे आते जाएंगे नक्शे के ऊपर, कोको आइलैंड बोलते हैं। वो आइलैंड हमारे जो निकोबार के एरिया है उसके काफ़ी नज़दीक है। उस कोको आइलैंड पे मान लीजिए चाइना का बेस हो, और काफ़ी खबर आई भी है कि चाइनीज़ वहाँ आए हैं, बेस बनानी चाहते हैं, शायद बनाएं। अगर वो बना लें तो उस बेस से, और इसका काफ़ी बड़ा चांस है क्योंकि म्यांमार में चाइना के समय बहुत इन्फ्लुएंस है, अगर वो बना ले तो आपका सारा जो ईस्टर्न सी बोर्ड है भारत का, वो चाइना को एक्सपोज्ड है, उसके बीच में कुछ नहीं है। वहाँ की मिसाइल आपको टारगेट कर सकते हैं, वहाँ से फायर किए हुए। वहाँ पे जो रेडार्स इंस्टॉल होंगे, सेंसर्स होंगे, आपका सब कुछ वो देख सकते हैं। तो उसके सामने भी ये एक निकोबार में बड़ा बनाना ज़रूरी है, सिर्फ ना सिर्फ नेवल बेस पर एक बड़ी वहाँ पे बसी हुई लोकेशन होनी चाहिए। अब देखें कि सारी दुनिया में द्वीप जो हैं, आइलैंड्स, उनके ऊपर सिटीज़ बनी हैं। सिंगापुर आइलैंड सिटी है, एक तरह से बॉम्बे भी आइलैंड सिटी है। बॉम्बे तो 7 टापू थे, 7 द्वीप थे, उनको जोड़ के एक सिटी बनाई। तो ऐसे ही हांगकांग है।
हांगकांग एक आइलैंड है। तो ये आइलैंड जो हैं इनकी बहुत वैल्यू होती है और आप उनको डेवलप कर सकते हैं। और ये निकोबार आइलैंड को, ये बहुत दूर है भारत से और बहुत नज़दीक है, 160 किलोमीटर इंडोनेशिया के बॉर्डर से। तो इसको राजीव गांधी ने भी कहा था कि हमें इसको हांगकांग वगैरह की तरह डेवलप करना चाहिए। अब जैसे बोलना कि वेडिंजम का आपने कैपेसिटी पूरी इस्तेमाल नहीं किया, अरे जब तक निकोबार बनेगा तब तक भारत की जो इकोनॉमी है, जो आज $4 ट्रिलियन है, तब तक शायद 7-8-9 ट्रिलियन डॉलर्स होगी। तो ट्रेड कितना बढ़ेगा? जैसे जिस कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती है वैसे ही ट्रेड बढ़ता है। और दुनिया का ट्रेड बढ़ेगा तो ट्रांसशिपमेंट की ज़रूरत भी पड़ेगी। ये पुरानी प्लानिंग कमीशन का माइंडसेट है कि हम देखते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक समय प्लानिंग कमीशन के सामने सवाल आया कि भारत में सिर्फ 50,000 गाड़ियाँ बनती हैं, कारें, तो अभी हमें प्राइवेट सेक्टर में अलाउ कर देना चाहिए। और क्योंकि उस तब लाइसेंस राज था। आपको प्रीमियर पद्मिनी को मिलता था लाइसेंस कि आप साल में 20,000 कार बनाएंगे। हिंदुस्तान मोटर्स को मिलता था आप साल में 30,000 कार बनाएंगे। और एक वो स्टैंडर्ड कार एक बनती थी मद्रास में, उस टाइम मद्रास बोलते थे, कि आप साल में 5,000 बनाएंगे। लाइसेंस मिलता था, उससे ऊपर आप बना नहीं सकते थे। तो कहा गया कि हम लाइसेंस बढ़ा दें ताकि कारें और बननी शुरू हो जाएं और प्राइवेट सेक्टर को आने दें। तो प्लानिंग कमीशन ने बोला नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, भारत में क्षमता ही नहीं है 50,000 से ऊपर कार खरीदने की। अगर हम और बनानी शुरू कर देंगे तो कैपिटल वेस्ट हो जाएगी और वो कारें बेकार होंगी। आज आप देखिए, भारत में 5 मिलियन से ज़्यादा कार बनती हैं, भारत में 1 मिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। तो ये प्लानिंग कमीशन का ओल्ड स्टाइल माइंडसेट है कि हमारे पास इसकी कैपेसिटी नहीं रहेगी। अब चीन को देखिए, चीन का क्या प्रिंसिपल है? चीन का प्रिंसिपल है वंस यू बिल्ड इट दे विल कम। तो लोगों ने कहा, अरे इतना बड़ा एयरपोर्ट नया बना दिया हांगकांग का, कॉलोन के आगे जाके न्यू टेरिटरीज में, इसमें कौन आएगा? आज वो देखिए, वो एयरपोर्ट से उस एरिया की इकोनॉमी कितनी बड़ी है और कितना कार्गो उस एयरपोर्ट में आ रहा है। तो ये नई डेवलपमेंट्स ज़रूरी हैं सेंसिटिव तरीके से। और जैसा मैंने प्रोजेक्ट ये देखा है, आप देखेंगे इस कर्तक लेटर में भी, वो बहुत थोड़ा पार्ट उस आइलैंड का इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी सारा उससे इम्यूनाइज्ड है। और जो इम्यूनाइज्ड है उसके अंदर ये ट्राइबल है, और कुल ट्राइबल ये 1200 लोग हैं। और उन 1200 को रिहेबिलिटेट नहीं करना है। अगर रिहेबिलिटेट करना होता है फिर तो आसान था। अब ये प्रिंसिपल आप ये फॉलो कर रहे हैं कि 1200 जैसे हैं उनको वैसे ही रहने दीजिए, जैसे रहना चाहते हैं उनको रहने दीजिए। तो उनके लिए काफ़ी एरिया है। तो सिर्फ उसका थोड़ा सा परसेंटेज उस आइलैंड का है जो इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ कॉमर्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और भारत के लिए भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अपनी आइलैंड टेरिटरीज को यूज़ करना। और ऐसे ही आप देखेंगे जो हमारे दूसरे तट के पार है, जो वेस्ट कोस्ट के आगे है, वेस्टर्न साइड पे जो हैं, जो लक्षद्वीप हैं, वहाँ पे भी अभी रिजॉर्ट्स बनने शुरू हो रहे हैं। ताज ग्रुप भी एक बना रहा है। अब सब लोग जाते हैं मालदीव्स। अगर आप मालदीव्स जा रहे हैं आइलैंड टूरिज्म के लिए, तो आपके पास इतने आइलैंड है, आप वहाँ क्यों नहीं जा सकते हैं? तो ये सब एक, मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल भी बातें हैं और कई नई सोची भी बातें हैं। और राहुल गांधी जो भी पहुँच गए हैं, ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, वहाँ छोड़ के आप चले गए निकोबार, और वो भी ममता बनर्जी को गालियाँ निकाल के, जो बीजेपी से लड़ रही हैं। तो आपको यही फोकस नहीं है कि आपकी एडवर्सरी कौन है। आपका एडवर्सरी बीजेपी है, उससे जो लड़ रहा है, जिसको एक चांस है बीजेपी को मुकाबला देने का, उसको आप बुरा भला कह के, बी टीम बीजेपी की कह के आप वहाँ से फुट गए 3-4 दिन के लिए, और वहाँ पे आप घूम रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। वहाँ कोई वोट नहीं है, उसके नाम से आपको कोई वोट नहीं मिल रहे। लेकिन ये सिर्फ ट्विटर के ऊपर अभी कांग्रेस पार्टी चल रही है, और उनके जो चमचे लोग हैं कांग्रेस पार्टी में, वो इस चीज़ को इनकरेज करते हैं। जी। अब शेखर, एक और पार्टी जो अभी काफ़ी मसलों से जूझ रही है वो है आम आदमी पार्टी। अब इसी पे अनीश ने सवाल पूछा है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने एक्साइज पॉलिसी के केस में हियरिंग में अपीयर होने से मना कर दिया। वो पूछ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल का हाई कोर्ट हियरिंग बॉयकॉट करने का डिसीजन जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाता है? देखिए, इस पे हमारा जो एडिटोरियल व्यू है वो एक 50 वर्ड एडिटोरियल में लिखा था, वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाया जाएगा, आप देख लीजिए। सभी का दिखाएंगे आपको। ये एक टैक्टिकल व्यू है जी, क्योंकि इससे जज के ऊपर प्रेशर भी आता है, और जज ने अभी ऑर्डर देना है, क्योंकि जज ने रिक्यूज करने से अपने आप को मना कर दिया। और केजरीवाल का कहना यह था कि जो जज हैं स्वर्ण कांता शर्मा, ये अधिवक्ता परिषद जो है, जो कि आरएसएस का एक तरह से
वकीलों का विंग है, जी उसमें जाके भाषण देती रही हैं। उन्होंने कहा उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उन्होंने कहा आपके बच्चे वकील हैं, उनको सरकारी केस मिलते हैं। तो ये उन्होंने एक तरह से जज के ऊपर प्रेशर भी किया है। अब ये टैक्टिक्स ठीक है या गलत है, एडिटोरियल व्यू आप हमारा देख सकते हैं, पर ये आम आदमी पार्टी का तरीका भी है, क्योंकि वो भी कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स करते हैं। जी तो ये उनका जो एक स्टॉक इन ट्रेड है, वो उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसी पे मधुसूदन द्विवेदी ने एक सवाल पूछा है, वो अपना कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो एक किताब पढ़ रहे हैं, वाई नेशंस फेल। उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिया गया है कि देश तब तरक्की करता है जब उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन मजबूत और पूरी तरह ऑटोनॉमस होते हैं। अब इसी में वो हवाला दे रहे हैं राघव चड्ढा के केस का। वो कह रहे हैं राघव चड्ढा के केस में ईडी का मिसयूज़ हो या यूपीए के टाइम सीबीआई का मिसयूज़ या जजेस और पुलिस रिफॉर्म्स का इशू, क्या हम कभी सीबीआई, ईडी, कोर्ट्स, पुलिस वगैरह को सच में ऑटोनॉमस देख पाएंगे? मैं इंडिपेंडेंस नहीं ऑटोनॉमी की बात कर रहा हूँ, या फिर ये मुमकिन ही नहीं है? देखिए, एक गाना था एक 60 के दशक में, एक फिल्म आई थी हरियाली और रास्ता। ये मनोज कुमार और माला सिन्हा मेरे ख्याल थी। तो उसमें एक डुएट था, तो उसमें एक लाइन थी, जहाँ हम आके पहुँचे हैं वहाँ से लौट कर जाना नहीं मुमकिन, मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। तो सब घरों में, हमारे घर में भी, हम तो बच्चे थे उस टाइम, बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ कि वो कैसे कह सकते हैं नहीं मुमकिन मगर मुश्किल। अगर नहीं मुमकिन है तो फिर मुश्किल कैसे है? जी तो फिर उसका ध्यान से सुने, तो वो है जहाँ हम आके पहुँचे हैं वहाँ से लौट कर जाना नहीं, वहाँ से जाना नहीं, मुमकिन मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। तो ये इंस्टीट्यूशंस को भी अप्लाई करता है ओके कि आप इंस्टीट्यूशंस को आपने बनाया, आप डेमोक्रेसी हैं, उससे आप वापस जा नहीं सकते। जहाँ हम आके पहुँचे हैं वहाँ से लौट कर जाना नहीं। और दूसरी लाइन ये, मुमकिन मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। तो मुश्किल है इसको मेंटेन करके रखना, इसकी इंडिपेंडेंस, लेकिन मुमकिन है। जी और ये एक लगातार चलने वाली टसल है। आप अमेरिका में अभी आप देखिए कि उनके सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं इस टाइम अंडर प्रेशर हैं, ट्रम्प के होते हुए। फुल रीहॉल। उनके FBI फुली अंडर प्रेशर है, जिसको मर्जी वो केस फाइल करते हैं। उनके आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट अंडर प्रेशर है, जी लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूशंस अपनी असर्ट करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके टैरिफ को जी कैंसिल कर दिया ना, स्ट्राइक डाउन कर दिया, बल्कि ये भी कह दिया कि आपने जो अब तक टैरिफ इकट्ठे किए हैं वो वापस करें। जी तो ट्रम्प कह रहे हैं अब देखते हैं हम कौन वापस लेगा, तो जो वापस लेगा उसको हम याद रखेंगे। अब इंडिया को भी 10 बिलियन उसमें मिलने हैं, लेकिन कोर्ट ने किया ना। तो ये हर डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस की और एग्जीक्यूटिव की एक टसल चलती है। हर एग्जीक्यूटिव कोशिश करती है कि मैं इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करूं। जितनी स्ट्रांग एग्जीक्यूटिव होती है उतना ज़्यादा कोशिश करती है। इंदिरा जी के समय में बहुत कोशिश की गई, और जबकि ये तीसरी मोदी सरकार है तो लगता है कि अभी क्या हमारी बात सुने इंस्टीट्यूशंस। इंदिरा गांधी के समय में कहा गया था कमिटेड ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए और सोशली रेलेवेंट जुडिशरी होनी चाहिए, कि जुडिशरी को पता होना चाहिए कि देश की सोसाइटी क्या चाहती है, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये एक कांस्टेंट एक टसल होती है, और इसमें इंस्टीट्यूशंस का भी टेस्ट होता है। इलेक्शन कमीशन है, कोर्ट्स हैं, CBI जैसे हमारे यहाँ है, FBI अमेरिका में होती है, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, ED है, इन सब का टेस्ट होता है। और कभी ये वीक होती है, कभी स्ट्रांग होती है। ये एक एसेंस है एक लोकतंत्र की, क्योंकि लोकतंत्र में अगर एक कांस्टेंट हो जाए कि ये हमेशा बिल्कुल ठीक रहेंगे, किसी से खतरा नहीं है, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, फिर वो डेमोक्रेसी बचती नहीं है। और देखिए इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज का मिसयूज अब सबको आ गया है, और शुरू से आया हुआ है। अब आप कहें कि बीजेपी ने ED रेड्स वगैरह करी, जो पुराने जो आपके MP थे, राज्यसभा मेंबर, जो बीजेपी में चले गए, कि वो रेड देखी तो फटाफट चले गए। अब उनमें से एक हैं राजेंद्र गुप्ता, जो कि दुनिया के सबसे बड़े टेरी टावल बनाने की उनकी फैक्ट्रीज हैं। आप भी कई बार देखेंगे, जो आपका टावल होगा, कोई ट्राइडेंट एक ब्रांड है, मिलेगा आपको, वो उनकी है। वो भी ऐसे राज्यसभा में आए थे, अब कैसे आए थे सबको पता ही है। तो वो अब बीजेपी में चले गए। तो कल परसों में पंजाब सरकार के पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट ने उनके फैक्ट्रीज के ऊपर रेड कर दी कि आपके जो टावल बन रहे हैं उससे आसपास का पानी पोल्यूट हो रहा है। तो ये
जिसकी लाठी उसकी भैंस, कुछ चलता रहता है। जी शेखर, अब आज का आखिरी सवाल कलिता ने पूछा है। वो कह रहे हैं कि नेपाल में पॉलिटिकल चेंज को आप कैसे देखते हैं जब बालन शाह प्राइम मिनिस्टर बने हैं? क्या इससे भारत और नेपाल के रिलेशंस बेटर होंगे? और नेपाल को लेकर आपका कोई पर्सनल एनेक्डोट हो तो प्लीज़ शेयर करिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि सबसे अच्छी बात यह है कि नेपाल में जो माओइस्ट थे वो अब ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि माओइस्ट एक तो आइडियोलॉजी अलग चीज़ है, पर आइडियोलॉजी तो उनके साथ अब थी नहीं, उन्होंने छोड़ दी थी। वो लालची हो गए थे और वो बिल्कुल सिनिकल हो गए थे और वो चले गए, वो अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि उन्होंने अपनी कोई सक्सेशन भी बनाया नहीं था, तो ये नेट पॉजिटिव है। दूसरी बात, जो सरकार आई है वो क्लीन स्लेट लेके आई है, लेकिन उसकी कुछ समस्याएं हैं। एक नौजवान है लेकिन बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे आते ही उन्होंने भारत से जो सामान आता है बहुत बड़ा उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया। फिर समझ आ गया कि भारत और नेपाल में टैरिफ नहीं चलते हैं, क्योंकि ये तो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, कॉमन मार्केट है। तो अब उसको वो वापस कर रहे हैं। फिर बोला कि सर्जियो गोर वहाँ पे जा रहे हैं तो हम उसको नहीं मिलेंगे। वो कौन होता है? मैं तो मंत्री को मिलूंगा। तो ये ऐसी बातें नहीं होती हैं। सर्जियो गोर को तो प्रधानमंत्री भी मिलते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एनवॉय हैं साउथ और सेंट्रल एशिया में। तो नेपाल जैसे देश को ये करना, ये थोड़ा बचपने की बात लगती है। तो थोड़ा सा बचपना है, एक मंत्री ने छोड़ भी दिया है, तो कुछ ये चलता रहेगा वहाँ पे। पर उम्मीद ये है कि समय के साथ ये लोग भी तजुर्बे के साथ सीख जाएंगे। दूसरी बात ये है, जो समस्या अब सरकार की है वो ये है कि उसमें आइडियोलॉजी नहीं है। तो हम कहें कि माओइस्ट चले गए, चलिए ठीक है, लेकिन ना ये सोशलिस्ट हैं ना ये कैपिटलिस्ट हैं, ये एंथुजियास्टिक यंगस्टर्स हैं जिनको कहा कि चेंज आनी चाहिए। लेकिन आइडियोलॉजी के बिना पॉलिटिक्स चलाना बहुत मुश्किल है। और नेपाल पॉलिटिकली काफ़ी अवेयर देश है। वहाँ बहुत दिनों से नेपाली कांग्रेस रही, जो कि हमारी कांग्रेस से इन्फ्लुएंस्ड थी, थोड़ी सोशलिस्ट भी थी। उसके बाद वहाँ पे माओइस्ट आए जो हार्ड लेफ्ट के थे। अब उसके अंदर एक पॉपुलिस्ट पार्टी आ जाए जिसका कोई इज़म ना हो, तो उसके लिए समस्या होती रहेगी। तो ये देखने की बात है कि कैसे अपनी वो पॉलिटिक्स को एक डेवलप और इवॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए कुछ आइडियोलॉजी की ज़रूरत होगी। वो आइडियोलॉजी एक तरीके का नेपाली नेशनलिज्म भी हो सकता है। वो क्या नेशनलिज्म होगा वो हम देखते हैं। पर्सनल एनेक्डोट अब नेपाल का पूछ रहे हो तो आपको एक बताता हूँ। बालन शाह जो इस समय प्रधानमंत्री बने हैं, ये काठमांडू के मेयर थे और काफ़ी नौजवान मेयर थे। काठमांडू इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव भी किया। हालांकि मैं बहुत दिन से गया नहीं हूँ, नेपाल जाना चाहिए मुझे, जाऊँगा। पर मैंने सुना है कि काठमांडू काफ़ी इम्प्रूव भी हुआ है, क्योंकि काठमांडू में बहुत गंदगी थी और एयर क्वालिटी भी, हालांकि पहाड़ है लेकिन फिर भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। वहाँ पे शाम को स्मॉग होता था। तो 1992, 93, 94 उस समय में मैं कुछ जाता था नेपाल ज़्यादा, क्योंकि तब मैं कुछ रिपोर्टिंग भी करता था। तो वहाँ पे नेपाल में एक मेयर थे और वो मेरे बहुत दो मित्र थे, पीएल सिंह और गणेश मान सिंह, जो नेपाल के बहुत वरिष्ठ डेमोक्रेटिक नेता थे, जो रॉयल्टी मोनार्की के सामने भी खड़े होते थे, उसके मुकाबले में भी खड़े होते थे। एक तरह से उनके वो असिस्टेंट, पॉलिटिकल असिस्टेंट समझ लीजिए, पीएल सिंह थे, लेकिन थे बड़े मज़ेदार आदमी। तो हमेशा मुझे मिलते थे, जब मैं काठमांडू जाता था या दिल्ली आते थे मुझे मिलने आते थे। कहता, आरंट यू हैप्पी टू मीट योर फ्रेंड पीएल सिंह, मेयर ऑफ द सिटी ऑफ काठमांडू। कभी सिटी नहीं बोलते थे माई सिटी इज सो फुल ऑफ गार्बेज दैट आई कैन ओनली कॉल इट द सिटी ऑफ काठमांडू। तो उसी सिटी के मेयर अभी बालन शाह रहे और वहाँ से वो प्राइम मिनिस्टर बन के आए हैं। तो मैं जाके देखना चाहूँगा काठमांडू में कि उस समय से कितना काठमांडू अब साफ हुआ है। शेखर, हमारा आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स, हमारे मेंबर्स के सवालों के जवाब देने के लिए और अपने पर्सनल एनेक्डोट से इस एपिसोड को इतना खुशहाल बनाने के लिए। हम हाजिर होंगे अगले हफ्ते फिर एक शेखर से सवाल के साथ।